विमलेश के बेटे की शादी पिछले कुछ महीने पहले ही हुई थी। विमलेश बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। माँ जी, खाना खा लीजिए। इतनी गर्मी हो रही है, खाना भी ठंडा हो जाएगा। और बहू तू भी बैठ साथ में, खाना खा ले। नहीं माँ जी, आप खाइए यहाँ एसी में बैठकर खाना, मुझसे नहीं खाया जाता। गर्मी में भी ठंडा खाना। मैं तो अपने कमरे में आराम से बैठकर गर्मा गर्म खाना खाऊंगी। रिंकी बहू, इतनी सड़ी गर्मी में तू गरम खाना खाएगी तो तेरे पेट में जलन हो ही जाएगी ना। सर्दी थोड़ी ही है जो तू गरम खाना खाएगी। माँ जी, आप मुझे मत समझाइए। मैं तो चलिए अपने कमरे में खाना लेकर, वरना ठंडा हो जाएगा। रिंकी सड़ी गर्मी में भी गर्म खाना खाती थी और अपनी सास विमलेश के समझाने के बाद भी रिंकी मानती ही नहीं थी। अब विमलेश को अपनी बहू रिंकी की चिंता होने लगी थी। अब विमलेश रिंकी की चिंता में बोलती है, हे भगवान, इस बहू का मैं क्या करूं? इतनी गर्मी में खाना खाकर बीमार होना चाहती है ये। विमलेश अपनी बहू की चिंता में सोचती रहती है। कुछ देर बाद विमलेश की पड़ोसन उमा आती है। कैसी है विमलेश बहन? जब से गर्मी पड़ी है तूने तो घर पर आना ही छोड़ दिया। क्या बताऊं उमा बहन, इतनी सड़ी गर्मी में कहीं जाने का मन ही नहीं करता है। और दूसरी मेरी बहू रिंकी की चिंता लगी रहती है मुझे। क्या हुआ रिंकी को? सब ठीक तो है? कहीं तेरी बहू खुशखबरी तो नहीं देने वाली? अरे नहीं उमा बहन, अभी शादी को ज्यादा समय थोड़ी हुआ है। मुझे इसी बात की चिंता हो रही है कि मेरी बहू इतनी गर्मी में भी बिल्कुल गर्म खाना खाती है, कहीं बीमार ना पड़ जाए वो। तेरी बहू कहीं हॉट तो नहीं है जो हॉट मौसम में भी हॉट खाना खाती है? चल तुझे दिखा कर ही ले आती हूँ कि मेरी बहू गरम खाना खाती है। विमलेश और उसकी पड़ोसन उमा रिंकी को चुपके से कमरे से बाहर खड़े होकर देखते हैं। रिंकी को बिना पंखा चलाए खाना खाते देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। उमा रिंकी को देखकर बोलती है, हे भगवान विमलेश बहन, तेरी बहू तो अनोखी हॉट बहू है। मैं तो ऐसी बहू पहली बार देख रही हूँ जो इतनी गर्मी में भी बिना पंखा चलाए गर्मा गर्म खाना खा रही है। उमा बहन, मुझे खुद इसकी चिंता लगी रहती है, पर ये मानती ही कहाँ है। चल विमलेश बहन, मैं तो चली अपने घर, तू अपनी हॉट बहू का ध्यान रख। उमा विमला को उसकी बहू रिंकी को हॉट बहू बोलकर अपने घर चली जाती है। शाम होने के बाद रिंकी का पति विपिन ऑफिस से आता है। विपिन ऑफिस से आकर कमरे में जाता है और रिंकी से बोलता है, रिंकी, इतनी गर्मी हो रही है, प्लीज एसी ऑन कर दो। आज मैं बहुत थक गया हूँ। मेरे लिए खाना भी कमरे में ले आना, आराम से वहीं बैठ के खा लूंगा। ठीक है विपिन जी, मैं अभी सबके लिए खाना बना कर लाती हूँ। और रिंकी खाना बनाने के लिए रसोई में चली जाती है। रिंकी अपनी सास विमलेश को खाना उसके कमरे में दे देती है। माँ जी, आप खाना खा लीजिए। रिंकी बहू, तू गर्मी में गरम खाना छोड़ दे, वरना बीमार हो जाएगी। अगर कुछ हो गया तो? माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होने वाला। और गर्म खाने से क्या कुछ होगा? रिंकी ऐसा बोलकर अपने कमरे में विपिन के लिए खाना लेकर जाती है। जब विपिन देखता है कि रिंकी बस उसी के लिए खाना लेकर आई है तो रिंकी से बोलता है, रिंकी, तुम बस खाना मेरे लिए ही लाई हो, क्या तुम खाना नहीं खाओगी? विपिन जी, वो क्या है, अगर मैं एसी के आगे अपना खाना लेकर आई तो खाना ठंडा हो जाएगा, और मैं ठंडा खाना नहीं खाती, तो मैं रसोई में खाना खा लूंगी। रिंकी, तुम पागल हो गई हो क्या? इतनी गर्मी में तुम गरम गरम खाना खाओगे तो तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा, और तुम्हारे पेट में पानी हो जाएगा, कमजोरी आ जाएगी शरीर में। मेरे प्यारे पति विपिन जी, आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा, और मुझे सर्दी और गर्मी में गर्म खाना ही पसंद है। विमलेश और विपिन के इतना समझाने के बाद भी रिंकी इतनी गर्मी में रसोई में बिना पंखे के गर्म खाना खाती है। और फिर अगले दिन सुबह सुबह, हाँ जीजी, क्या बताए तुम्हें, इतनी गर्मी पड़ रही है कि मन ही नहीं करता कहीं जाने आने का। पर आप चिंता मत करिए, इस बार हम आ ही जाएंगे। नमस्ते जीजी, अब फोन रखते हैं, काम है बहुत। कौन था फोन पर माँ जी? सुबह सुबह किससे बात कर इतना खुश हो रही थी आप? और कहाँ जाने की बात हो रही है माँ जी? बहू, मेरी मौसी की सास की लड़की की आज सगाई है, शाम को वही जाने की बात हो रही थी। विमलेश और उसके बेटे बहू सब साथ में मौसी की लड़की की सगाई में जाते हैं। रिंकी खाना खाने जाती है तो देखती है कि खाना गर्म नहीं है। अरे यहाँ तो पनीर की सब्जी गर्म ही नहीं है, और मुझे पनीर बहुत पसंद है। वेटर से बोलती हूँ, भैया ये पनीर की सब्जी ठंडी पड़ी है, प्लीज इसको गर्म करके ले आओ। अरे बहन जी, इतनी गर्मी हो रखी है और आपको गर्म सब्जी चाहिए? पनीर की सब्जी देखिए, थोड़ी बहुत तो गर्म है ही, और इतना तो चलता है। आप भी ना बहुत अजीब हो। रिंकी वेटर को पनीर की सब्जी गर्म करने को बोलती है, पर वेटर सब्जी गर्म करने की बजाय रिंकी को समझाने लग जाता है, जिससे रिंकी वेटर की बात सुनकर गुस्से में वेटर पर चिल्लाने लग जाती है। तुमसे जितना बोला जाता है उतना किया करो, समझे? और तुम्हारा काम सबको खाना सर्व करने का है, और मैं गरम सब्जी ही खाऊंगी, ठंडी सब्जी ले जाओ यहाँ से।
रिंकी वेटर को फंक्शन में सबके सामने सुनाती है। फंक्शन में सब रिंकी को देखते हैं। रिंकी को चिल्लाता देख विमलेश आती है। क्यों चिल्ला रही है? पूरे फंक्शन में तुम्हारे चिल्लाने की आवाज आ रही है। माँ जी, मैंने वेटर को पनीर की सब्जी गरम करने को बोली थी। इस वेटर ने बोलने का लहजा बदल लिया। मैडम लीजिए, आपकी सब्जी हो गई गरम। वेटर पनीर की सब्जी गर्म करके रिंकी को देता है। रिंकी पनीर की गर्म और तीखी सब्जी को मजे से खाती है। रिंकी के पूरे फंक्शन में चिल्लाते हुए देखकर विमलेश को बहुत गुस्सा आता है और वो मन में बोलती है, ये रिंकी बहू ने हर जगह मेरी बेइज्जती करा रखी है। यहाँ सबके सामने चिल्ला रही है। कोई क्या सोचेगा, इसे घर में जाके बताऊंगी अब मैं। विमलेश और उसका बेटा सभी घर आकर कमरे में सोने चले जाते हैं। विमलेश का गुस्सा अगले दिन तक खत्म नहीं हुआ था। विमलेश रात की बात को लेकर रिंकी को आवाज लगाकर बुलाती है। बहू, तुझसे कुछ काम है, जरा बाहर आ। बोलिए माँ जी। बहू, जो कल रात को तूने सबके सामने एक सब्जी की वजह से ड्रामा किया था, तुझे थोड़ी सी भी शर्म है? कितनी बेइज्जती वाली बात थी वो। तुझे तो आदत है ड्रामा करने की हर जगह। अगर एक दिन गरम खाना नहीं खाती तो कुछ बिगड़ जाता क्या तेरा? माँ जी, मैंने क्या ड्रामा बना दिया? मैंने तो बस सब्जी गरम करने के लिए वेटर को बोला था। इसमें मेरी क्या गलती है? माँ जी, आपको पता है ना मुझे गरम सब्जी खाने की आदत है, तो प्लीज मुझे गरम खाना खाने से मत रोकिए। रिंकी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। कुछ घंटे बाद जब रिंकी कमरे से बाहर नहीं आती तब विमलेश को रिंकी की चिंता होने लगती है। शाम होने को आई है पर अभी तक बहू कमरे से बाहर नहीं आई। लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा अब कमरे में। विमलेश जब रिंकी के कमरे में जाती है और देखती है कि दरवाजा अंदर से बंद है, रिंकी को आवाज लगाने लग जाती है पर अंदर से कोई आवाज नहीं आती। और कुछ समय बाद ही विपिन आ जाता है ऑफिस से और कमरे के बाहर देखकर विपिन बोलता है, माँ क्या हुआ? आप बाहर कैसे खड़ी हो? सब ठीक तो है ना? बेटा, सुबह से बहू मुझसे गुस्सा हुई बैठी है और मैं आवाज भी लगा रही हूँ बहू को, अभी तक बाहर नहीं आई। रुको माँ, मैं कुछ करता हूँ। विपिन कमरे का दरवाजा तोड़ देता है और कमरे में देखता है कि रिंकी ने कमरे में उल्टी की हुई है, बेहोश भी पड़ी है। तभी रिंकी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। मैं बहू से शुरू से कहती थी मत खा गरम खाना, पर मेरी बात मानती कहाँ है, और आज ऐसी हालत हुई है। रिंकी जी को होश आ गया है, वो अब ठीक है। वो क्या है ना, इनके पेट में गर्मी हो गई थी जिस कारण इन्हें उल्टी हो गई, और उल्टियाँ ज्यादा होने के कारण इन्हें कमजोरी आ गई और ये बेहोश हो गई। कुछ देर में आप लोग इन्हें घर ले जा सकते हैं। रिंकी के ठीक होने के बाद वो हॉस्पिटल से घर आ जाती है। रिंकी का पति और सास विमलेश दोनों रिंकी को गर्म खाना खाने नहीं देते ताकि वो फिर से बीमार न पड़ जाए। उमा ने अपने बेटे गोपाल की कुछ ही महीनों पहले शादी की थी। गोपाल पहले भी अपने दोस्तों के साथ घूम फिर कर अपनी जिंदगी काट रहा था और अब भी उसे किसी चीज से कोई मतलब नहीं था कि आखिर घर कैसे चलाना है या जिम्मेदारियां कैसी होती। कोई मतलब नहीं था। बहू, तूने गोपाल को चाय दिया? उसे बिस्तर पर ही चाय पीने की आदत है, तू तो जानती है। माँ जी, जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से देख रही हूँ आप उन्हें हर चीज में सपोर्ट करती हो। ना वो जल्दी उठते हैं ना उन्हें काम के लिए कहती हो। बस मेरा लाल पीला खाना खाया, सो जा, थक गया होगा। अरे रे रे बहू, मान गई तुझे। क्या सच्चाई बताई है तूने उमा को, लेकिन अफसोस उमा को इससे भी फर्क नहीं पड़ने वाला। बहू, तेरी जुबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही। ये मेरा घर है, समझी ना? तो अपनी मर्जी भी मत चला, यहाँ मेरी चलेगी। अगर तुझे लगता है कमाना इतना ही आसान है तो तू कमा कर दिखा मुझे। कुछ भी बोल उमा, लेकिन तू अगर यही बात अपने बेटे को कहती तो वो भी तो कमाने की सोचता। कल को क्या सारी जिंदगी तेरी बहू ही तेरे बेरोजगार बेटे को कमा कर खिलाती रहेगी? देख विमला, तू तो जानती है एक लौता बेटा है मेरा, और जब इसके पिता कमा रहे हैं तो उसे क्या जरूरत है कमाने की। और ये आज की आई औरत मेरे बेटे को कमाने को कह रही है, जबकि मेरे बेटे को मैंने खुद कमाने को नहीं कहा कभी। हाँ हाँ, और चढ़ा अपने बेटे को सर पर। जिस दिन कमाने को कहेगी तो बस सबसे पहले तुझे ही घर से निकालेगा। अरे नहीं नहीं विमला, ऐसे दिन नहीं आएंगे, तू चिंता ना कर। इधर चंपा को उसकी सास की बात दिल पर लग जाती है। अगले ही रोज चंपा अपनी सास से कहती है, माँ जी, आपने कल कहा ना कि मुझे बाहर जाकर कमाने की जरूरत है,
तब मेरी अक्ल ठिकाने आएगी, तो मैं काम करने को तैयार हूँ। लेकिन तुझे काम देगा कौन? किस चीज का हुनर है तेरे अंदर? माँ जी वो मैं देख लूंगी, मुझे क्या करना है, कैसे करना है। बस मैं आपको बताने आई थी कि मुझे काम करने के लिए बाहर जाना है, तो अब से घर के काम आप करोगी। अरे रे रे, मेरी बहू को मेरी बातों का इतना बुरा लगा कि वो बातों को दिल पर लगा कर बैठ गई। चल ठीक है, 1 महीना दिया तुझे, तू मुझे कमा कर दिखा। चंपा अपनी सास की बातों को दिल से लगाए बैठी थी, लेकिन अब वो सोचने में लग जाती है कि आखिर वो ऐसा क्या करे जो कम समय में अच्छे पैसे कमा ले। मुझसे 8-9 घंटे की ड्यूटी तो होगी नहीं। मैं तो ऐसा कोई काम करना चाहती हूँ जिसमें रोज का 4-5 हजार कमा लूं। लेकिन क्या, फिर तो मोमो की रेडी लगा लेती हूँ। लेकिन मोमो तो हर गली नुक्कड़ चौराहे पर मिलती है, कुछ अलग तो करना ही होगा। अरे माँ, मेरी कमर टूट गई। किस निकम्मे ने ये केले से याद आया, मैं तो केले के पराठे भी मस्त बनाती हूँ। अब अगले ही दिन सुबह चंपा घर से निकल पड़ती है, अपनी सास को बताकर कि वो कहीं जॉब नहीं करना चाहती, लेकिन पराठों की दुकान लगाना चाहती है। उसकी सास भी मान जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके बहू के बस का कुछ भी नहीं है। अरे रे रे बहन, तुम्हें देख के तो मुझे दया आ रही है, लेकिन तुम्हारे हौसले को तो सलाम है। अब क्या करूं बहन, एक तो भगवान ने बचपन में मुझसे आंखों की रोशनी छीन ली, और जिस घर में शादी हुई वो भी शराबी जुआरी निकला। अरे सच में, मुझे तो तुम्हारी कहानी सुन के आंसू ही आ गए। मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी, बस ये केले के पराठे देखकर आ गई। जी बताइए, आपको कितने पराठे चाहिए? 2 पराठे लगा दो बहन। चंपा ये सब इसलिए कर रही थी ताकि लोग उसे अंधा और बेबस समझकर पैसे तो देकर ही जाएंगे, साथ में उस पर दया खाकर उसकी दुकान पर भी आएंगे। और होता भी ऐसा ही है। पहले दिन चंपा के ठेले के पराठे की बिक्री अच्छी खासी हो जाती है। कितनी अच्छी बिक्री हुई है आज पहले ही दिन। जाकर माँ जी को बताऊंगी। देखो माँ जी, अब तो मान गई ना कि कोई काम मुश्किल नहीं होता है, बस करने का मन होना चाहिए। अब देर शाम चंपा घर आती है तो वो अपने अंधे वाले किरदार को घर के बाहर ही छोड़कर आती है, क्योंकि घर वालों को तो बस ये पता था कि चंपा ने खाने पीने की छोटी सी दुकान लगाई है। माँ जी, 1 कप चाय ले आओ, आपकी बहू आई है। माँ जी, आज तो मैं बहुत थक गई हूँ, चाय के साथ साथ पकोड़े मिल जाते तो और भी मजा आ जाता। राम रे राम, एक दिन तू क्या घर से निकली, तेरा तो मिजाज ही बदल गया। माँ जी, आज से आपकी बहू बस हुक्म चलाएगी और मैं जो भी कहूँगी वही होगा। देख रही हो, पहले दिन का बिजनेस। बहू क्या बात है, तूने तो कमाल ही कर दिया। सही कहा है किसी ने, आजकल के बच्चे खाने के पीछे कितने पागल हैं, और पागल भी हैं तो अच्छा है ना। मेरी बहू का काम तो इससे ही निकलेगा। वापस करो माँ जी मेरे पैसे, इसमें से आपको मैं कुछ ही पैसे दूंगी, बाकी का मैं अपने भविष्य के लिए रखूंगी। पहले दिन की कमाई देखकर उमा की आंखें भी चौंधिया जाती हैं। अब घर का काम उमा खुद करती और अपनी बहू को दुकान भेज देती। लोग भी चंपा को अंधी समझकर उसकी दुकान पर केले के पराठे तो खाने आते, साथ ही चंपा को 150 देकर भी जाते। ये तो मेरे पति की तरह लग रहा है। नहीं नहीं, ये मेरा पति ही है, लेकिन इधर क्यों आ रहा है? इसे तो मैंने अपनी दुकान का पता भी नहीं दिया था। अरे चंपा, ये तो तुम्हारी दुकान है। अरे वाह, भीड़ तो अच्छी खासी है। मैं लोगों से पैसे वसूलूं क्या? अरे तुम यहाँ क्यों आए हो? जाओ यहाँ से, मैं अकेले ही सब कर सकती हूँ। अच्छा ठीक है, चलो मेरे लिए भी 1 पराठा लगा दो। और तुमने ये अंधों की तरह चश्मा क्यों लगा रखा है? अंधी तो नहीं हो गई हो कहीं? ये सुनकर वहाँ मौजूद एक आदमी गोपाल की अच्छे से धुलाई करता है और चंपा भी कुछ नहीं कह पाती। अब गोपाल घर पहुँचता है। अरे मेरे लाल को क्या हुआ? किसने मारा मेरे बेटे को? किसकी इतनी हिम्मत के मेरे बेटे को मारे? कहीं लड़की छेड़ रहा होगा तो पिट गया, और तू तो इतने चौड़ में ऐसे कह रही है मेरा बेटा, जैसे तेरा बेटा कोई IPS ऑफिसर हो, आवारा कहीं का।
विमला, ऐसे वक्त में भी तू अपना मुंह थोड़ी देर के लिए बंद नहीं रख सकती है क्या? माँ, ये और किसी ने नहीं किया, ये सब आपकी बहू का किया धरा है। मुझे उसने अपनी दुकान पर मौजूद लोगों से बुरी तरह पिटवाया है। अरे लेकिन तू वहाँ करने क्या गया था, ये तो बता। माँ, मैं तो केले के पराठे की दुकान देख रहा था वहाँ। मुझे क्या पता ये दुकान चंपा की है। अब मैं चंपा को देख खुश होने लगा और उससे कहा कि ये काला चश्मा कैसे। वहाँ मौजूद एक आदमी ने मुझे पीट दिया। कमीने, एक तो वो इतना अच्छा कमा रही है, ऊपर से तू वहाँ गया होगा अपने आवारा दोस्तों के साथ और कुछ बोला होगा, तभी तो पिट कर आया है। मैं तो कहती हूँ माँ, और मारी से। एक तो बेचारी सुबह सुबह काम के लिए निकलती है, ये वहाँ भी जाकर कलेश करके आया है। चुपचाप जाकर घर में बैठ जा, समझे? और हाँ, कल से तू भी काम पर जाएगा। मुझे भी एंड में महीने के तेरे हाथ से पैसे चाहिए, वरना तुझे मैं घर से धक्के मार कर निकालूंगी। आप लोगों को मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा ना? मैं सच कह रहा हूँ। माँ वो अंधों वाला चश्मा लगाकर काम कर रही थी, तभी उसे लोग पैसे देकर जा रहे थे। सच में तेरा बेटा कोई नशा करता है। तेरी सही सलामत बहू को अंधी कह रहा है। आजकल के बच्चों को ना जाने क्या हो गया है। अब देर शाम चंपा घर आकर एक की चार लगाकर अपनी सास को बताती है, जिसके बाद सुबह ही उमा गोपाल को उठाकर काम पर जाने को कहती। लेकिन गोपाल की बातें भी उमा के मन में खटक रही थी। अब देर शाम उमा केले के पराठे की फेमस दुकान के बारे में पूछते हुए अपनी बहू की दुकान पर पहुंचती है। सच में बहू ने ये काला चश्मा क्यों लगा रखा है? और ये छड़ी तो अंधों के हाथ में होती है। सुनिए बहन जी, एक केले के पराठे लगा दीजिए। हाँ हाँ, अभी लगाती हूँ। वहाँ जितने भी लोग थे वो चंपा के केले के पराठे की तारीफ कर रहे थे। ऐसे में उमा भी चंपा से केले के पराठे लेती है और अलग भीड़ में खाने लगती है। पराठे तो वाकई लाजवाब हैं, खाकर तो मजा ही आ गया। उमा उस वक्त तो अपनी बहू को कुछ भी नहीं कहती, लेकिन देर शाम जब चंपा घर आती है और उमा को पैसे देने लगती है तो उमा उन पैसों को लेने से मना कर देती है। बहू, नहीं चाहिए मुझे ऐसी कमाई। मुझे सब सच सच बता, तू ये अंधे होने का नाटक क्यों कर रही है? ऐसी कमाई से हम अपना घर चलाएंगे क्या? तू इतने अच्छे पराठे बनाती है तो तुझे अंधे होने का नाटक क्यों करना है? माँ जी, वो ये सब मैं माँ जी। तो तुझे काम नहीं मिला? अरे मिलेगा भी कैसे, जब तूने कभी काम करने का मन ही नहीं बनाया। और बहू, तू कल से अगर चाहती है कि तू अपनी दुकान पर जाए तो सबसे पहले अपने ये अंधे होने का नाटक भूल जा। तो माँ, आपको पता चल गया ना ये कैसे अंधी बनकर पैसे कमा रही है? अब कल से तू भी बहू की दुकान पर जाएगा और उसके साथ काम करेगा, समझा ना? अब अगले ही दिन चंपा भी अपने ग्राहकों से माफी मांगती है, जिससे उसके ग्राहक तो कम हो जाते हैं, लेकिन चंपा को भी महसूस होता है कि जो उसने किया वो सही नहीं था। जिसके बाद गोपाल और चंपा मिलकर केले के पराठों की दुकान चलाते हैं। लीला और उसकी बहू चंपा चंदनपुर नाम के छोटे से गांव में रहा करते। दोनों जमींदारों के यहाँ खाना बनाने का काम करते और वहीं उसी जमींदार के अनाज के गोदाम में चंपा का पति गोपाल अनाज ढोने का काम करता। एक दिन चंपा सुबह उठकर कुएं से पानी लाने के लिए जैसे ही घड़ा उठाकर दरवाजा खोलती है, बाहर की धुंध और ठंड देखकर बोलती है, राम रे राम, बाहर तो बर्फ वाला मौसम है, कितनी ठंड हो रही है बाहर। भगवान, इतनी ठंड करके क्यों गरीबों की जान ले रहे हो? थोड़ा तो हम पर रहम खाओ। ठंड से लड़ने के लिए हमारे पास कुछ है भी नहीं। क्या हुआ? तुम वापस आकर क्यों बैठ गई? तुम तो पानी लेने के लिए जा रही थी ना? जा रही थी, पर अब नहीं जाऊंगी। बाहर तो बहुत ठंड है, हाथ पैर तो लगता है जैसे कटकर गिर ही जाएंगे। सुनिए जी, इतनी ठंड में मुझसे काम नहीं होगा। तुम कैसी बात कर रही हो चंपा? अगर हम काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? अरे हम गरीब लोग हैं, ठंड हो बरसात हो चाहे कुछ भी हो या मौसम कैसा भी हो, लेकिन हमें काम करना पड़ता है। शायद आप सही कह रहे हैं, ठंड से डरकर हम बैठ जाएंगे तो खाएंगे क्या? मैं भी तुम्हें यही बात समझाता रहता हूँ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मुझे भी तो काम पे जाना है। नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं जा रही हूँ ना। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा।
उसी बहाने एक की जगह 2 घड़े आ जाएंगे पानी के, और तुम्हारी थोड़ी मदद भी हो जाएगी। चलो चलो। गोपाल और चंपा हाथों में घड़ा लेकर कांपते हुए पानी लेने के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर के बाद दोनों कुएं से पानी का घड़ा भरकर घर वापस आते हैं। तभी लीला गोपाल को घड़ा लिए देखकर बोलती है, बहू, यही दिन देखना बाकी रह गया था क्या? वो भी तूने आज दिखा दिया। मेरे रहते हुए तेरी इतनी हिम्मत हुई कि तूने मेरे बेटे से घर का काम करवाया, उससे पानी के घड़े उठवाए तूने। नहीं माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। मैंने इनको नहीं बोला था कि आप पानी का घड़ा उठाइए, वो तो इन्होंने ही बोला था कि बाहर बहुत ठंड है, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। इससे एक की जगह 2 घड़े पानी आ जाएगा घर में। उसने बोला और तूने मान भी लिया। आज के बाद मेरे बेटे से अगर तूने कोई भी काम करवाने की हिम्मत करी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ जी, आप मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो सच ही बोल रही हूँ। मैंने इन्हें कोई काम करने को नहीं बोला था। आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? हाँ माँ, चंपा ठीक कह रही है। मैं खुद गया था, सच में, विश्वास कीजिए मेरा। तू तो है ही जोरू का गुलाम, नालायक कहीं का। जा जाकर तैयार हो जा, वरना काम पर जाने में देरी हो जाएगी। जी माँ, अभी जाता हूँ। गोपाल काम पर जाने के लिए तैयार होने चला जाता है और चंपा खाना बनाने के लिए रसोई में चली जाती है। दिन बीतते हैं। तभी एक दिन लीला और चंपा बाजार कुछ सामान लेने के लिए जाते हैं, जहाँ उन्हें सुंदर सुंदर स्वेटर दिखाई देते हैं, जिसे देखकर चंपा बोलती है, हाय माँ जी, कितना सुंदर सुंदर स्वेटर है यहाँ। मन कर रहा है सारे उठा ले जाऊँ। अगर हम इन्हें पहन ले तो हमें भी बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी ना। बहू, जो सपना कभी पूरा नहीं हो सके वो सपना देखना ही नहीं चाहिए। ये सब महंगे महंगे स्वेटर हम सिर्फ देख सकते हैं, ले नहीं सकते हैं। माँ जी, लेकिन बहुत ठंड हो रही है, बिना स्वेटर के अब गुजारा भी तो नहीं होता है ना। चलिए ना, एक बार दाम पूछ कर आते हैं। जो काम करना ही नहीं उसके बारे में जानकर क्या करेंगे? चल घर चल, बहुत देर हो रही है। मालकिन खाने का इंतजार कर रही होंगी। जी माँ जी, अगर हम मालकिन से कहकर उनका पुराना स्वेटर मांग ले तो हमारी ठंड आराम से पार हो जाएगी। बहू, तू क्या चाहती है? इतने बड़े लोगों के सामने हम अपनी गरीबी का मजाक बनवाए? चुपचाप घर चल। लीला बेशक गरीब थी, लेकिन उसके अंदर आत्मसम्मान बहुत था, जिसके चलते वो अपने मालिक से कभी कोई चीज नहीं मांगती थी, ना ही उनकी दी हुई कोई भी मदद लेती। एक दिन दोनों रसोई में खाना बना रहे थे, तभी उनकी मालकिन वहाँ आती है। चंपा, लीला, खाना बना के दोनों में से कोई भी गोदाम पर मालिक के लिए खाना लेकर चली जाना। आज वो खाना खाने के लिए घर नहीं आ पाएंगे। आज गोदाम पर बहुत काम है। लेकिन मालकिन, हमारा काम तो खाना बनाना है। हम गोदाम पर खाना देने क्यों जाए? मैं तुमसे पूछ नहीं रही, तुम्हें बता रही हूँ। और नौकर हो, नौकर ही बनकर रहो। अपनी जुबान खोलने से पहले ये सोच लिया करो कि जुबान किसके सामने खोल रही हो। मालकिन, मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ। और भी नौकर है, आप उन्हें कह दीजिए। देखो लीला, अगर कोई और नौकर होता तो मैं तुम्हें नहीं बोलती, लेकिन अब तुम्हें ही ले जाना होगा। मालकिन, मैं लेकर जाऊंगी, आप चिंता मत करिए। चंपा की बात सुनकर उसकी मालकिन का गुस्सा ठंडा हो जाता है। कुछ देर के बाद चंपा अपने मालिक के लिए खाना लेकर गोदाम जाती है, जहां उसकी नजर कुछ लोगों पर जाती है, जो कि बोरे को पहनकर अनाज ढोने का काम कर रहे थे, जिन्हें देखकर वो वहीं काम कर रहे अपने पति को कहती है, सुनिए जी, ये लोग बोरी को पहनकर अनाज क्यों ढो रहे हैं? क्योंकि इससे इनको सर्दी नहीं लगती और इनके कपड़े गंदे भी नहीं होते। गरीब आदमी है ना, रोज रोज नए कपड़े कहाँ से लेकर आएंगे? और गंदे कपड़े पहन के आएंगे तो मालिक देखेंगे तो गुस्सा करेंगे। लेकिन ये बोरी चुभती नहीं है, बोरी कौन पहनता है? नहीं पागल, ये मुलायम धागे से बनी होती है, और वैसे भी इसके अंदर ना प्लास्टिक वाली बोरी लगती है, और ऊपर से डाट की बोरी लगा देते हैं तो मजबूत हो जाती है। ये तो बड़ी कमाल की चीज है। अगर ये बोरी मुझे मिल जाए तो मैं इसका स्वेटर बनाकर पहन सकती हूँ, क्योंकि हमें भी तो ठंड लग रही है। क्या हुआ, तुम इतने ध्यान से क्या सोचने लग गई? कुछ नहीं, मैं तो बस मालिक को खाना देने आई थी। आज गोदाम पर काम ज्यादा है ना, तो मालकिन बोल रही थी। ठीक है, तो ये खाना तुम मुझे दे दो, मैं दे दूंगा, और तुम घर जाओ। यहाँ बहुत आदमी है, अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, जा रही हूँ, लेकिन एक बात बताइए, क्या ये बोरियां मुझे मिल सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं। ऐसी तो बोरियां बहुत सारी पड़ी रहती हैं यहाँ पर, और उसका अगर इस्तेमाल तुम कर सकती हो तो मैं ले आऊंगा, और मालिक भी कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, तो फिर आप शाम को काम से वापस आते हुए मेरे लिए 2-4 बोरियां ले आना। क्यों, तुम बोरियों को बेचने का काम शुरू करने वाली हो क्या? हाँ, बस यही समझ लीजिए। क्या करूँ,
पैसे कमाने का कोई ना कोई साधन तो अपनाना ही पड़ेगा। अरे मैं मजाक कर रहा था, ले आऊंगा, लेकिन अब तुम जाओ। गोपाल के कहने पर चंपा घर चली जाती है। कुछ देर के बाद शाम को गोपाल बहुत सारी बोरियां लेकर घर आता है, जिसे देखकर लीला बोलती है। बेटा, ये बोरिया क्यों उठा के लाया है तू? माँ, मैं खुद लेकर नहीं आया हूँ, बल्कि आपकी बहू ने मंगवाया है मुझसे। पता नहीं क्या करेगी इसका। आप बोरियां ले आए, अब मजा आएगा। लेकिन तुम इन बोरियों का करोगी क्या? ठंड में पहनने के लिए स्वेटर बनाऊंगी। देखना आप, बहुत सुंदर लगेगा। इससे हमें ठंड भी नहीं लगेगी और हमारे पैसे भी बच जाएंगे। लेकिन क्या ऐसा सच में हो सकता है? बोरी का स्वेटर बन सकता है? बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। जब आप अपनी आंखों से देखेंगे ना, तभी विश्वास करोगे आप। हाँ, तब तो कर ही लूंगा, लेकिन अभी ये चीज मेरे लिए थोड़ी सी अजीब है। अरे कुछ अजीब नहीं है, आप बस देखते जाइए। चंपा इतना कहकर सभी बोरियों को लेकर बैठ जाती है और थोड़ी ही देर में सभी बोरियों को काट पीट कर सिलकर अपनी और अपने परिवार के लिए बोरी का स्वेटर बनाकर तैयार करती है, जो कि दिखने में जितना अनोखा था, पहनने में उतना ही गर्म और आरामदायक था। बहू, ये स्वेटर तो सच में बहुत सुंदर है और गर्म भी है। इसमें तो बाहर की ठंडी हवा बिल्कुल अंदर ही नहीं जा रही है, हमें ठंड भी नहीं लग रही है। हाँ चंपा, सच में बोरी के स्वेटर में बहुत अच्छा लग रहा है। कल से ना हम लोग ना रोज यही स्वेटर पहन के जाएंगे। तुमने ना सच में हमारे पैसे बचा दिए और ठंड से भी राहत दिला दी। आप लोगों को पसंद आया, और क्या चाहिए मुझे। बस इसी बात का डर था कि कहीं मेरी मेहनत बेकार न चली जाए। बहू, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। हमें तेरा बोरी स्वेटर बहुत पसंद आया। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बहू इतनी गुणवान है। अपनी तारीफ सुनकर चंपा को बहुत खुशी होती है। अपने परिवार वालों के लिए स्वेटर बनाने के बाद वो बची हुई बोरियों के और भी स्वेटर बना लेती है और अपने जैसे गरीब लोगों में बांट देती है, जिसे पाकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और उसे दुआएं देते हैं। लीला की बहू का बोरी स्वेटर सिर्फ उसके परिवार के ही नहीं, बल्कि अनेकों गरीब परिवारों के भी काम आता है। उमेश बहुत ही सीधा लड़का था, जो कि अपनी माँ सुजाता और पत्नी नेहा के साथ रहता था। उमेश जितना सीधा था, उसकी पत्नी उतनी ही चतुर और चालाक थी। एक दिन वो अपने पति से बोलती है, इतना बन ठन कर कहाँ जा रहे हो आप, जरा सुनिए। बोलिए जी, क्या कहना है आपको? आप मुझे आप बोल रहे हो, इतनी इज्जत, क्या बात है? क्यों, इज्जत तुम्हें हजम नहीं होती क्या? अब आपने सही बोला, आपके मुंह से आप अच्छा नहीं लगता है। मेरे पास टाइम नहीं है, जो बोलना जल्दी बोलो। मुझे थोड़े पैसे चाहिए, बहुत दिनों से घर में बैठी हूँ ना, कहीं बाहर घूमने का मन कर रहा है मेरा। मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, पिछले हफ्ते ही तो घूमने गई थी तुम। अरे पूरे 6 दिन हो गए मुझे घर में पड़े, मुझे बाहर जाना है। मुझे 6 साल हो गए हैं, घर से ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस से घर आता हूँ। ना तो मैं बोर होता हूँ और ना ही मेरा बाहर जाने का मन करता है। आपका नहीं करता होगा, लेकिन मेरा तो करता है। मुझे पैसे दीजिए, मैं जाऊंगी। देखो, मैं तुम्हें पैसे दे तो दूंगा, लेकिन शर्त है मेरी। बोलिए, क्या शर्त है आपकी? अब यही समय आ गया है कि आपसे पैसे लेने के लिए मुझे आपकी शर्त पूरी करनी पड़ेगी। तुम्हें बाहर जाना है और माँ को भी डॉक्टर के पास जाना है, तो एक काम करो, तुम माँ को साथ लेके चली जाओ, उन्हें अस्पताल ले जाके छोड़ देना, और हाँ, जब उनका चेकअप हो जाए ना तो उन्हें वापस भी लेती आना, और तब तक तुम घूम भी लेना। आप ये क्या बोल रहे हो? मेरा घूमने का कोई समय नहीं है, पता नहीं कितना टाइम लग जाए। माँ जी को लेकर जाऊंगी ना तो मुझे टेंशन लगी रहेगी। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें पैसे ही नहीं दूंगा। ठीक है, मत दीजिए, मैं जा रही हूँ अपनी माँ को फोन करने, तब आपको पता चलेगा। मैं उन्हें बोल दूंगी कि आप मुझे बहुत परेशान करते हो, मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं करते हो। अच्छा, करो करो, मैं भी बैठा हूँ यहाँ पे, और हाँ, स्पीकर पे रखना, मैं भी तो सुनो सासू माँ क्या बोलती है। जी बिल्कुल, आप देखो आज आपको कितना सुनना पड़ेगा। फिर मुझे मत कहना कि मैंने आपको नहीं बचाया या आपकी इज्जत नहीं रखी आपके ससुराल में। लगता है भूल जाती है कि इसके ससुराल वाले मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। बेशक वो इसके मायके वाले क्यों ना हो, लेकिन दामाद तो मैं ही हूँ। ओके ओके, नहीं बोलूंगा, करो। उमेश की बात सुनकर नेहा जोश में आकर अपनी माँ कविता को फोन मिला देती है। गुड मॉर्निंग माँ, कैसी हो आप? मुझे आपकी ना बहुत याद आ रही थी माँ। मैं तो ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? याद तो मैं तुझे ही कर रही थी। हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे आपसे ना एक बात कहनी है। तू अपनी बात बाद में कह लेना, मुझे पहले ये बता, तू सुबह जल्दी उठकर घर का काम करती है कि नहीं? अपनी सास और पति का ध्यान रखती है कि नहीं?
माँ, आप मेरी माँ हो या उनकी? जब देखो हमेशा उन्हीं के बारे में पूछती रहती हो। आज तो तूने बोल दिया, लेकिन आज के बाद दोबारा मत बोलना। बेशक तू मेरी बेटी है, लेकिन मेरा दामाद भी मेरे बेटे से कम नहीं है। मैं तुझसे ज्यादा उससे प्यार करती हूँ। एक काम करो, तो फिर आप उसी से बात करो। मुझसे बात करने की क्या ही जरूरत है आपको? तुझे बात नहीं करनी है तो मैं भी तुझसे बात करने के लिए मरी नहीं जा रही हूँ। बस इतना बोल रही हूँ कि अपने ससुराल वालों का अच्छे से ध्यान रखा कर, वरना अगर मुझे वहाँ से तेरी एक भी शिकायत मिली ना तो मैं तेरा गला दबा दूंगी और भूल जाऊंगी कि तू मेरी बेटी है और तेरी शादी हो गई है। अपनी माँ की बात सुनकर नेहा गुस्से में फोन रखकर अपने कमरे से बाहर चली जाती है और अपनी सास के हाथों से झाड़ू लेकर खुद लगाने लगती है। तभी सुजाता उससे बोलती है, क्या हुआ बहू, आज तू झाड़ू लगाने आई है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? जी माँ जी, मैं ठीक हूँ। आप जाकर बैठिए, मैं लगा देती हूँ। रहने दे बहू, तुझसे नहीं होगा, मैं कर देती हूँ। तू समय से नीचे आ गई कमरे से, वही बड़ी बात है। नहीं माँ, झाड़ू मैं ही लगाऊंगी, आप बैठिए। मुझे बिना बात के कलेश नहीं चाहिए घर में। मैं कुछ समझी नहीं बहू, तू कहना क्या चाहती है? माँ आप चिंता मत करो, आज सारा काम यही करेगी। ऐसा क्या हो गया जो बहू सारा काम करने के लिए तैयार हो गई? माँ, मैडम जी ने मेरी शिकायत करने के लिए मेरे ससुराल वालों को फोन लगाया था। ये कुछ बोलती उससे पहले इसकी मम्मी ने इसे ही सुना दिया। ये काम नहीं करती, इस शक पे से इतना सुनाया है। सोचो, अगर मैंने सच में इसकी मम्मी को बता दिया कि उनकी लड़की 10 बजे उठती है और खुद एक गिलास पानी तक नहीं लेती, काम तो करना दूर की बात है, तो इसका क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो मेरी माँ है, मुझसे बहुत प्यार करती है। लगता है तुमने लास्ट वाली लाइन ध्यान से सुनी नहीं थी। अरे उन्होंने कहा था कि मैं अपने दामाद से अपने बेटे की तरफ प्यार करती हूँ। अगर भरोसा ना हो तो मैं दोबारा उन्हें फोन करके सच बता दूं? नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप जैसा बोलोगे ना मैं वैसा ही करूँगी। ओके, पहले घर का सारा काम खत्म करो, उसके बाद माँ को ना अस्पताल लेके जाओ। ठीक है, मैं सब कर लूंगी, बस माँ को कुछ मत बोलना, वरना वो मेरा भरता बना देंगी। माँ जी आप जाके तैयार हो जाइए, मैं काम खत्म करके आती हूँ। नेहा इतना कहकर अपने कामों में लग जाती है। कुछ देर बाद वो अपनी सास को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। तभी सुजाता उससे बोलती है, बहू मेरा नंबर आने में टाइम है, तब तक तू जाके मार्केट में शॉपिंग कर ले। मुझे उमेश ने पैसे दिए थे तुझे देने के लिए, तू सुबह से मांग रही थी ना। जाने दीजिए माँ जी, मुझे कुछ नहीं लेना है, मैं ठीक हूँ। बहू तू उमेश की बातों को दिल से मत लगा, मैं हूँ ना तेरे साथ। वो भी सिर्फ तुझे चिढ़ा रहा था, वो तेरी माँ को कुछ नहीं बोलेगा। माना तू थोड़ी बिगड़ी हुई है, लेकिन समय के साथ सुधर जाएगी, मुझे विश्वास है। माँ जी आप मेरी तारीफ कर रही हैं या बुराई? बहू ना मैं तेरी तारीफ कर रही हूँ और ना ही बुराई कर रही हूँ। मैं तो बस तुझे तेरी आदत के बारे में बता रही हूँ, और किसी को कुछ बोलने का फायदा भी क्या है। तू अच्छी है या बुरी है, रहना तो तुझे हमारे साथ ही है। आप सच बोल रही हो ना माँ जी? आप लोग मेरी माँ को कुछ नहीं बोलोगे ना? नहीं बहू, हम तेरी माँ को कुछ नहीं बोलेंगे। अगर तेरी माँ अपने दामाद को प्यार करती है तो मैं भी अपनी बहू को प्यार करती हूँ। ठीक है माँ जी, फिर पैसे दीजिए, मैं मार्केट होकर आती हूँ। सुजाता नेहा को पैसे दे देती है। नेहा भी पैसे पाकर बहुत खुश हो जाती है और मार्केट के लिए चली जाती है। वो शॉप पर अच्छी अच्छी चीजें देख ही रही होती है। तभी एक अनिकेत नाम का लड़का पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रख देता है, जो कि और कोई नहीं उसका बॉयफ्रेंड होता है। तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता भी है कि मैंने तुम्हें कितना याद किया? तुम्हें खोने के बाद मुझे समझ में आया कि मैंने क्या खोया। देखो अब मेरी शादी हो चुकी है, अब मैं किसी और की पत्नी हूँ, इसलिए मुझसे तो तुम दूर ही रहो। नेहा, तुम मुझे ऐसे कैसे भूल सकती हो? पहले तो तुम मुझ पर जान दिया करती थी, आज ऐसे बोल रही हो जैसे कि जानती नहीं हो। हाँ नहीं जानती हूँ, मैं ऐसे इंसान को जानकर करूँगी भी क्या जिसे रिश्ते निभाना आता ही नहीं है, जो एक नंबर का डरपोक इंसान है। मैं डरपोक नहीं हूँ, बस उस टाइम तुमने शादी के लिए अचानक बोला तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब तुम्हारी शादी हो गई तब मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। अब तो बहुत देर हो चुकी है, तुम मुझे भूल जाओ वही अच्छी बात है, वरना अगर मेरी माँ को पता चला ना तो वो मुझे जान से मार देंगी। मैं अपने ससुराल में ना बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारे बिना आज भी नहीं रह सकता, मुझे पता है तुम मुझे आज भी नहीं भूली हो। अनिकेत को नेहा का हाथ पकड़े उसकी माँ कविता देख लेती है
जो कि उसी मार्केट में शॉपिंग करने आई होती है जहां नेहा आई थी। दोनों को एक साथ देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उनके पास जाती है और अनिकेत को थप्पड़ मारकर नेहा का हाथ छुड़वाकर अपने साथ घर ले आती है और अपने दामाद को फोन करके अपने घर बुलाती है। मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है। मुझे अपनी बहू पर पूरा भरोसा है। वो ऐसा काम कभी नहीं करेगी जिससे हमारे परिवार की बदनामी हो। माँ, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, लेकिन मेरे ससुराल वालों को तो है। मैंने सच में कुछ नहीं किया। वो खुद मेरे पीछे आया था। मैं तो उसे वहाँ से जाने के लिए बोल रही थी। बेटा, मुझे इसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं है। तुम बताओ मुझे, क्या तुमने कभी इसे किसी लड़के से बात करते हुए देखा है? अगर मैंने तुम्हारी माँ को झूठ में भी हाँ बोल दिया तो वो तुम्हारा क्या करेंगी? सोचो सोचो। अभी माँ बहुत गुस्से में है। मजाक मत करो प्लीज। बोलो बेटा, चुप क्यों हो? नहीं मम्मी जी, मैंने कभी नेहा को किसी से बात करते हुए नहीं देखा। उमेश की बात सुनकर कविता का गुस्सा शांत हो जाता है और उस दिन के बाद से नेहा अपने पति की कही हुई सारी बातें मानना शुरू कर देती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि हमेशा उसके घर में उससे ज्यादा उसके पति की ही चलने वाली है। सूरज बहुत ही गरीब परिवार से था, जो कि अपनी छोटी बहन गीता और माँ मिताली के साथ रहता था। वो बच्चों को ट्यूशन देकर अपना घर चलाता। एक दिन शाम को जब वो घर लौट कर आता है, तभी उसकी बहन गीता उसके पास आती है। भैया आप आ गए? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। अच्छा हुआ कि आप जल्दी आ गए। क्या हुआ गीता, तुम्हें मुझसे कोई काम था क्या जो तुम मेरा इंतजार कर रही थी? हाँ भैया, काम तो था। अब इसे काम बोलो या मेरी फरमाइश, लेकिन मुझे ये चीज चाहिए। पहले चीज का नाम तो बताओ कि तुम्हें चाहिए क्या। अगर मेरे हद में होगा तो मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूँगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए। भैया, मुझे अपने घर में बिरयानी दावत देनी है राखी पर। ये तुम क्या कह रही हो गीता? गरीब के घर में बिरयानी की दावत? किस खुशी में? मुझे पता था आप भूल जाएंगे। अब क्या भूल गया मैं गीता, साफ साफ बताओ। पहले आप वादा करो कि आप हमारे घर पर बिरयानी की दावत रखेंगे। जो चीज पॉसिबल ही ना हो उस चीज का मैं वादा नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, फिर मुझे आपसे कुछ कहना ही नहीं है। गीता इतना कहकर सूरज को बिना पूरी बात बताए वहाँ से चली जाती है और सूरज अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद उसकी माँ मिताली बाजार से सब्जियाँ लेकर घर आती है और सूरज को सर पकड़े बैठे देखकर डर जाती है। क्या हुआ बेटा, तू ठीक तो है? ऐसे सर पकड़कर क्यों बैठा हुआ है? कुछ नहीं माँ, आपके घर में आपकी एक पागल लड़की है, उसी ने मेरे सर में दर्द कर रखा है और कुछ नहीं है। पता नहीं क्या हो गया है उसे। जब से आया हूँ तब से एक बात ही लेकर मेरे पीछे पड़ गई है। अच्छा, अब क्या डिमांड है उस महारानी की? अब क्या बताऊँ मैं आपको। मैडम की डिमांड है कि उन्हें अपने घर में बिरयानी की दावत देनी है, जैसे कि हम बहुत अमीर हों, हमारे पास कोई पैसों का पेड़ लगा हो जहाँ से हम पैसे तोड़कर घर में बिरयानी की दावत रख दें। बेटा, इसमें उसकी गलती नहीं है। शायद तू भूल गया है, लेकिन उसके पिछले जन्मदिन पर तूने उसे बोला था कि उसे अगले जन्मदिन पर तू घर में बिरयानी दावत रखेगा। वो वही बोल रही होगी। अरे हाँ माँ, मैं तो भूल ही गया था। मैंने बेवजह उसको इतना सब कुछ सुना डाला। इसमें उसकी क्या गलती है? वो तो मुझे वही याद दिला रही थी जो मैंने ही उसे कहा था। लेकिन बेटा, इसमें गलती तेरी भी तो नहीं है। हम गरीब लोगों के लिए बिरयानी दावत बहुत बड़ी बात है। ये चीज हमारी औकात से बाहर है। पर कुछ तो करना ही पड़ेगा ना माँ। मैं एक बार गीता से बात करके आता हूँ। बेचारी को बेवजह ही गुस्सा दिला दिया मैंने। सूरज इतना कहकर गीता के कमरे में जाता है और उसके आगे कान पकड़कर खड़ा हो जाता है। सॉरी गीता, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा बर्थडे आने वाला है। इतना काम होता है, उसी चक्कर में सब कुछ भूल गया। अपने भाई को माफ कर दो प्लीज। रहने दो भैया, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। हर बार मेरा बर्थडे सबको याद रहे, ये जरूरी तो नहीं है ना। देख, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। अब इसमें इतना मुंह फुलाने की कोई जरूरत नहीं है। माफ कर दे मुझे। और बता, क्या कह रही थी तू? तू जो बोलेगी वैसा ही होगा बिल्कुल। पक्का? आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? नहीं मेरी प्यारी बहना, मैं तुझे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तुझे जो कहना है बोल। भैया, इस बार राखी और मेरा जन्मदिन दोनों एक साथ ही एक ही डेट पर पड़ रहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उस दिन हमारे घर बिरयानी की दावत हो। थोड़ी रहीसी तो दिखनी चाहिए ना उस दावत में। मेरी सभी सहेलियाँ भी आएंगी। ठीक है, मैं देखता हूँ, कोशिश करूँगा तेरी इस विश को पूरी तरह से पूरी करने की। सूरज इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। दिन बीतते हैं
और बीतते दिन के साथ राजू की बेचैनी भी बढ़ती जाती है, क्योंकि उसे अपनी बहन की बिरयानी दावत की डिमांड पूरी करनी थी। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं और वो अपनी ट्यूशन की फीस लेने के लिए अपने स्टूडेंट के घर जाता है और उसके पिता राजन से बोलता है, देखिए, आप पिछले 3 महीने से अपने बच्चों की फीस नहीं दे रहे हैं। आज मैं बिना फीस लिए नहीं जाऊंगा। ए लड़के, तेरी इतनी हिम्मत हुई, तुम मुझसे पैसे मांगेगा, वो भी ऊंची आवाज में? जा, नहीं देता तेरे पैसे, क्या कर लेगा बे तू? ये क्या दादागिरी है? मैं आपसे उधार नहीं मांग रहा हूँ, बल्कि अपनी मेहनत की कमाई मांग रहा हूँ, और उसे तो मैं लेकर ही जाऊंगा। मैं और इंतजार नहीं कर सकता हूँ। मैंने तुझे कहा है ना, मैं अपने बेटे के पेपर के बाद तुझे पैसे दूंगा, अभी नहीं दूंगा मैं। तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती है क्या? नहीं, मुझे मेरी फीस आज ही चाहिए। मुझे पता है पेपर खत्म होने के बाद आपका काम निकल जाएगा, उसके बाद आप फीस देने नहीं आएंगे। फीस दे दीजिए, वरना मैं आपके बेटे को नहीं पढ़ाऊंगा। तेरी जुबान ना बहुत चलती है। अब तो मैं तुझे 1 रुपया नहीं दूंगा, देखता हूँ क्या कर लेगा तू। और मैं बिना पैसे लिए यहाँ से नहीं जाऊंगा। तभी राजन अपने गुंडों को बुलवाकर सूरज को बहुत पिटवाता है और उसे उठवाकर घर से बाहर फेंकवा देता है। जैसे तैसे करके सूरज जख्मी हालत में अपने घर पहुंचता है और उसे जख्मी हालत में देखकर उसकी बहन और माँ दोनों रोने लगती हैं। ये क्या हो गया? कुछ नहीं माँ, आप शांत हो जाइए, परेशान मत होइए। तेरा दिमाग तो ठीक है, तुझे इतनी चोट लगी है, तेरा इतना खून निकल रहा है और तू बोल रहा है कि मैं शांत रहूं? अरे माँ, थोड़ी सी तो चोट लगी है, ठीक हो जाएगा। आप लोग रोना बंद कीजिए। लेकिन पहले आप सच बताइए भैया कि आपको इतनी चोट कैसे लगी? वो मैं अपने एक स्टूडेंट के घर गया था फीस मांगने के लिए। उसका बाप थोड़ा गुंडे टाइप का था। वो पिछले 3 महीने से मेरी फीस नहीं दे रहा था। जब मैंने उससे फीस मांगी तो उसने फीस देने की जगह अपने गुंडे को बुलवाकर मुझे पिटवा दिया। पता नहीं ये अमीर लोग क्या समझते हैं अपने आप को। बेटा, मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़ा कर, लेकिन तू मेरी एक नहीं सुनता है। कल को तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? माँ, आप चिंता मत करिए, कुछ नहीं होगा। मैं किसी के चक्कर में नहीं पड़ रहा हूँ, मैं तो बस अपनी मेहनत की कमाई लेने गया था। अपने भाई को इतनी तकलीफ में देखकर और अपनी माँ को इतना दुखी देखकर गीता बहुत परेशान हो जाती है। भैया, आपको आज ही उनके घर जाने की जरूरत थी। जब आप इतने दिन रुक सकते हो तो कुछ दिन और रुक जाते। गीता, अगर मैं कुछ दिन और रुक जाता तो मैं अपनी बहन के घर में बिरयानी की दावत की डिमांड पूरी जरूर कर देता। वो तो अभी भी नहीं होगा भैया। कौन सा उसने आपको पैसे दे दिए? आज नहीं दिए तो कल जाऊंगा, कल नहीं तो परसों जाऊंगा। जब तक पैसे नहीं देगा तब तक जाता रहूंगा, क्योंकि एक ही जगह है जहाँ से पैसे मिलने के बाद हम गरीब के घर में बिरयानी की दावत पूरी हो सकती है। नहीं भैया, आपको इतनी तकलीफ देकर मुझे अपनी कोई इच्छा पूरी नहीं करवानी। मुझे किसी को कोई दावत नहीं देनी है। आपको मेरी कसम है, आज के बाद आप वहाँ नहीं जाएंगे। गीता इतना कहकर डॉक्टर के पास जाती है और उन्हें अपने घर लाकर अपने भाई का इलाज करवाती है। उस दिन के बाद से बिरयानी दावत का नाम तक नहीं लेती। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं, सूरज की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो अपने घर में बिरयानी दावत कैसे दी? जहाँ से पैसे आने की उम्मीद थी, वहाँ से आने की अब कोई भी कसर नहीं थी। समय बीतता है और राखी का दिन आता है। साथ ही गीता का जन्मदिन भी था। वो सुबह सुबह ही आरती की थाली लेकर अपने भाई के पास आती है। भैया, आप जल्दी से अपना हाथ दीजिए, मुझे आपको राखी बांधनी है। नहीं, मैं तेरा बिल्कुल भी अच्छा भाई नहीं हूँ। मैं तेरी एक छोटी सी डिमांड भी पूरी नहीं कर पाया। मुझे राखी बंधवाने का कोई हक नहीं है। भैया, आप ये सब छोड़िए और जल्दी से राखी बंधवाइए। मुझे कहीं और भी जाना है। और कहाँ जाना है? यही पास में एक लड़के के घर। मैं हर साल उसे राखी बांधती हूँ। उसकी कोई बहन नहीं है ना, इसीलिए। अपनी बहन की बात सुनकर सूरज की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपने भाई को राखी बांधकर गीता उसी लड़के के घर जाती है जिसके पिता ने उसके भाई को मारा था। रुक जाओ बेटा, मैं आज खुद तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगा और तुम्हारे घर वालों से मिलूंगा। उन महान लोगों से मैं भी तो मिलूं जिन्होंने तुम्हें अच्छे संस्कार दिए हैं कि मेरी लड़की ना होने के बाद भी तुमने मेरे बेटे को बहन की कमी महसूस नहीं होने दी। राजन इतना कहकर गीता के घर पहुंचता है, जहां वो सूरज को देखकर दंग रह जाता है। तभी गीता राजन को अपने भाई और माँ से मिलवाती है। उनसे मिलकर राजन को अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो सबको सच बताकर सूरज से माफी मांगता है और उसे उसकी मेहनत की सारी कमाई देकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सूरज बाजार जाकर बिरयानी का सामान लेकर घर आता है और अपने आसपास के लोगों को अपने घर में होने वाली बिरयानी की दावत देता है। थोड़ी देर में सभी लोग उसके घर आते हैं और उसके घर की बिरयानी खाकर
उसकी बहुत तारीफ करते हैं और इस तरह से आखिर में गरीब के घर बिरयानी की दावत हो ही जाती।